अप्रैल 2025 की ये बात है। दरअसल एक बुजुर्ग महिला जो कि बाजार से जल्दी घर वापस लौट कर आ गई। उसने घर आकर देखा तो घर के जो दरवाजे थे ज़्यादातर खुले हुए थे, एक दरवाज़ा बंद था। लेकिन उस दरवाजे के पीछे से कुछ अजीब तरह की आवाज़ आ रही थी। तब वो महिला एकदम शांत होती है और शांत होने के बाद वो रुक जाती है ये देखने के लिए कि आखिरकार ये आवाज़ है किस तरह की और कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। तभी चुपके से उसने खिड़की से जब झाँक कर देखा तो उस बुजुर्ग महिला का पति, जिसकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास होती है, वो बिल्कुल नग्न अवस्था में था। उस व्यक्ति को देखकर वो एकदम हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। लेकिन उसके पैरों की ज़मीन तब खिसकती है जब वो बुजुर्ग महिला ने अपने ही सगी भतीजी को नग्न अवस्था में देखा और अपने पति के साथ देखा। बस इतना देखना था कि वो एकदम से ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ। तब वो महिला चुपके से जाकर अपने सोफे पर बैठ जाती है और इंतज़ार कर रही थी ये दोनों कब बाहर निकलेंगे। आखिरकार वो दोनों बाहर निकलते हैं और निकलने के बाद उस बुजुर्ग महिला ने इन दोनों को काफ़ी विरोध किया और विरोध करने के बाद सीधा अपने भाई के पास पहुंच जाती है और भाई से जाकर कहती है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी बेटी की जो उम्र हो चुकी थी वो लगभग 27 साल के आसपास हो चुकी थी। आखिरकार उसके पिता ने लड़की के मेहनत की, दिन रात एक किया और 1 महीने के अंदर अंदर एक लड़का तलाश कर लिया और 1 महीने के अंदर ही उसकी शादी कर देते हैं। शादी तो हो जाती है, लड़की विदा होकर भी चली जाती है, लेकिन यहीं से एक कत्ल की कहानी लिखी जाती है। वो भी ऐसा कत्ल जिसकी गूंज पूरे प्रदेश भर में फैल जाती है। आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आजकल कैसी कैसी घटनाएं देखने को और सुनने को मिल रही हैं। इस कहानी के माध्यम से यही जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस कत्ल के पीछे की कहानी क्या थी और कैसे उस कत्ल का खुलासा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आज के इस क्राइम के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है। बिहार प्रदेश का एक ज़िला है औरंगाबाद और औरंगाबाद की ही ये सच्ची घटना है। दरअसल एक युवक जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास होती है, नाम उसका प्रियांशु कुमार उर्फ छोटू होता है, जो कि 24 जून 2025 को बनारस से वापस आ रहा था, रांची बनारस इंटरसिटी रेलगाड़ी से। और जैसे ही वो नवीनगर रेलवे स्टेशन पर आने वाला था, तभी वो अपनी माँ को फ़ोन करके कहता है कि माँ, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, इसीलिए रेलवे स्टेशन से मुझे घर वापस लाने के लिए, जो उसका गाँव लगता है बड़वान बड़वान लगता है, वहाँ से वापस लाने के लिए मुझे किसी को भेज दो। ताकि उसकी माँ ने देखा कि हाँ बेटा रात में आएगा, थोड़ा परेशान हो जाएगा, इसीलिए वो मोटरसाइकिल से गांव के ही 2 लड़के होते हैं, एक का नाम सोनू होता है, दूसरे का नाम अनूप होता है। वो पल्सर बाइक लेकर सीधा रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर आराम से इंतजार कर रहे थे कि कब प्रियांशु कुमार उर्फ छोटू आएगा। और जैसे ही प्रियांशु कुमार उर्फ छोटू आता है, उसे अपनी वो बाइक पर बिठाते हैं और बाइक पर बिठाने के बाद 24 जून 2025 की रात 7:30 बजे के आसपास का ये वाक़या रहा होगा। इसी बीच में बराबर में एक और बाइक आती है जो कि बहुत तेज़ी से आ रही थी और तेज़ी से आने के बाद वो एकदम से ब्रेक लगाती है और ब्रेक लगते ही उस पर 2 लड़के बैठे हुए थे। वो पूछते हैं कि भैया हमें पहले नमस्ते करते हैं। नमस्ते करने के बाद पूछते हैं कि हम लोगों को देवराज वीघा एक जगह लगती है, वहाँ पर जाना है, रास्ता नहीं पता, तो क्या आप हमें रास्ता बता सकते हो। जैसे ही बाइक सवार ने यहाँ पर 3 लड़कों से, जिस 3 लड़कों में प्रियांशु होता है, सोनू और अनूप होता है, इनसे पूछा जाता है कि हमें देवराज वीघा जाना है। तो वो कहते हैं आप परेशान मत होइए, यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो 2 किलोमीटर दूर है, आराम से आप पहुँच जाना, 2 किलोमीटर की बात है। जैसे ये गाड़ी पहले वाली तो रुक ही गई थी रास्ता पूछने के लिए, दूसरी वाली भी गाड़ी रुक जाती है रास्ता बताने के लिए। और जैसे ही रास्ता बताने वाली बात आती है, इसके बाद एक के बाद 7 या 8 गोलियां चलती हैं। और जैसे ही गोली चलती है, तुरंत ही ये गोली लग जाती है प्रियांशु कुमार उर्फ छोटू को। गोली लग जाती है, उसके बाद यहाँ से ये भाग जाते हैं जो गोली मारने वाले थे और यहाँ से भाग जाते हैं। अब ये सोनू और अनूप ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार करें तो क्या करें, क्योंकि उन्होंने काफ़ी चीखे चिल्लाए, शोर मचाया, आसपास के लोग भी आते हैं। ऐसी स्थिति में बस तत्काल प्रभाव से उस प्रियांशु को यहाँ से उठाते हैं, नवीनगर में ही एक मगध मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होता है, वहाँ लेकर जाते हैं। कहते हैं कि हम लोग ऐसे इस तरह से आ रहे थे वहाँ से और एकदम से अचानक ही बाइक सवार ने रास्ता पूछा और उन्होंने तुरंत ही गोली चला दी। साहब हमारी मदद कर दीजिए, हमारे भैया का इलाज कर दीजिए। बस इतना था कि डॉक्टरों ने देखना शुरू किया, गोली लगी थी लेकिन वो तो मर चुका था, अब इसका इलाज कैसे करें। वो कहते हैं कि ये मर चुका है। तुरंत ही जो हॉस्पिटल वाले होते हैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि नवीनगर को फ़ोन करते हैं, सूचना देते हैं और जो एसएचओ होते हैं मृत्युंजय कुमार उपाध्याय अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। एफएसएल टीम, सर्विलांस की टीम यहाँ पर पहुंच जाती है, यहाँ जांच पड़ताल करने के लिए, ये देखने के लिए कि आखिरकार क्या मामला है। उन दोनों लड़कों से पूछा जाता है जिसका नाम अनूप होता है, सोनू होता है, उनसे पूछा जाता है। जैसे सोनू का असली नाम होता है अमित कुमार,
उनसे पूछा जाता है कि इतनी गोलियां चलती हैं 7-8, लेकिन तुम्हें एक भी गोली नहीं लगती, क्या बात है, इसके पीछे का क्या कारण है। अब एसएचओ ने उन दोनों लड़कों से सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया। जब सख्ती से पूछा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार पूछते रहे, लेकिन दोनों लड़कों ने जैसे शुरू से उन्होंने कहानी बताई थी वैसे ही वो लगातार कहानी बताते चले जाते हैं। कहते हैं कि साहब हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हम तो सिर्फ, हमें ये कहा गया था कि वो रेलवे स्टेशन पे आएगा रात को, रात हो जाएगी इसलिए उनको लेकर वापस आना है, हमारा बस इतना ही कसूर है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी और पुलिस को कई दिन बीतने के बाद भी कोई ऐसी लीड नहीं मिल रही थी कि आखिरकार करे तो क्या करें। आखिरकार पुलिस ने जब प्रियांशु के मोबाइल की सीडीआर निकलवाई जाती है, कॉल डाटा रिकॉर्ड, उससे पता चलता है कि उसने अपनी पत्नी को एक ही दिन में लगभग 50 से ज़्यादा बार बातचीत हुई थी। 50 से ज़्यादा बार बातचीत क्या हुई थी, बस यही जानना था। अब यहाँ से जो इसकी पत्नी है उसके बारे में पता चलता है कि 45 दिन पहले यानी कि 11 मई 2025 को शादी होती है, जो कि लड़की का नाम होता है गुंजा सिंह। गुंजा सिंह जो कि नवी नगर की रहने वाली होती है। अब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी क्या बातचीत हुई थी, तो उसने बता दिया जैसे एक सामान्य पत्नी और पति आपस में बातचीत करते हैं। तभी पुलिस ने डिमांड की कि जो अपना नंबर है, मोबाइल है, ये हमें दे दीजिए, कुछ हमें देखना है, कुछ हमें पड़ताल करनी है। अब जैसे ही गुंजा से उसका मोबाइल नंबर मांगा जाता है तो उसका गुंजा साफ इनकार कर देती है कि मेरे मोबाइल में कुछ ज़रूरी चीज़ है तो इसलिए मैं दे नहीं सकती। पुलिस कहती है कि पति से भी ज़्यादा कुछ ज़रूरी कोई चीज़ हो सकती है क्या। जब पुलिस ने इस लड़की से, यानी कि दुल्हन होती है, 45 दिन पहले उसकी शादी होती है, उससे पूछा जाता है कि आप मोबाइल क्यों नहीं देना चाहती हैं, वो सटीक आंसर नहीं दे पा रही थी। पुलिस ने उसका मोबाइल भी लिया और साथ ही उसको हिरासत में भी लिया। 2 जुलाई 2025 को आखिरकार पुलिस उसे हिरासत में लेती है। अब उससे पूछताछ करती है कि क्या बातचीत हुई थी, शुरुआत से बताओ। तो हर बार वो उसकी नई कहानी होती थी। जब हर बार नई कहानी होती थी तब पुलिस ने अपने तरीके से जब उससे गुंजा से पूछताछ करना शुरू किया, तब उसने असल कहानी बताना शुरू किया। दरअसल वो बताती है जब वो छोटी सी थी, बचपन में वो अपने फूफा के साथ रहती थी, यानी कि बुआ उसे अपने साथ लेकर जाती है और उसका मकसद था कि वो रहेगी, पढ़ेगी वहीं, खाएगी पिएगी, सब कुछ उसका ज़िंदगी का वहीं होगा। बुआ फूफा के घर पर हो रहा था। जब वो 12 साल की हो जाती है तो 12 साल के होने के दौरान ही जब उसके फूफा थे 45 साल के, तब उससे फूफा के प्रति उसका अट्रैक्शन बढ़ जाता है और फूफा के प्रति भी अट्रैक्शन बढ़ जाता है और फूफा का उस लड़की के प्रति भी अट्रैक्शन बढ़ जाता है। बस इस रिश्ते के बारे में कोई नहीं जानता था। धीरे धीरे करके कब 15 साल गुजर जाते हैं किसी को पता भी नहीं चलता, और 15 साल तक ये दोनों ऐसे रहते थे जैसे पति और पत्नी। ऐसा कोई इनके बीच में कुछ छुपा हुआ नहीं था। चाहे वो, हालांकि जो इसके फूफा होते हैं वो डाल्टनगंज एक जगह लगती है, वहाँ पर बस के बड़े कारोबारी होते हैं। बस पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी और घर में कोई शक की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। यानी कि गुंजा सिंह की जो बुआ थी उसको अपनी भतीजी पर कोई भी शक शुभ नहीं था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी सगी भतीजी का उसके पति के साथ अवैध संबंध है। कोई रोका टोकी नहीं थी, कोई यहाँ पर कोई दिक्कत, किसी को कुछ नहीं मालूम था। जब मौका मिलता था तब दोनों आपस में मिलते थे, बातचीत होती थी। अब ऐसी स्थिति में जब लड़की की उम्र शादी के लायक होती है तब उसके लिए कई रिश्ते आए थे। तो फूफा कुछ ऐसी चाल पट्टी खेलता था, रिश्ते जिससे टूट जाया करते थे, और इस बात को लेकर गुंजा भी खुश थी। गुंजा भी यही चाहती थी कि शादी ना हो। और इसी तरह करते करते जब वक्त आगे बढ़ रहा था, ये बात है अप्रैल 2025 की, जो उसके फूफा और ये लड़की होते हैं ये घर में उस वक्त बिल्कुल अकेले थे और कोई घर में था नहीं। जो बुआ थी वो चली गई थी बाजार किसी काम से खरीदारी करने के लिए, और वो बता कर गई थी कि मुझे वक्त लग जाएगा, मैं 2-3 घंटे में या 3-4 घंटे में वापस आकर के लौट आऊँगी। इसीलिए वो अपने काम से जा रही है। अब ये दोनों, यानी कि जो उसके फूफा जीवन सिंह होते हैं, साथ ही जो भतीजी होती है गुंजा, ये दोनों बिल्कुल बेफिक्र हो गए थे। बेफिक्र की वजह से दरवाजे खुले थे हर जगह के, इन्होंने दरवाजे बंद नहीं किए थे, लेकिन जिस कमरे के अंदर थे उस कमरे का दरवाज़ा जरूर बंद था। इसके बाद दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे, बिल्कुल नग्न अवस्था में थे, और अचानक से बुआ की एंट्री हो जाती है। जैसे ही बुआ की एंट्री होती है, बुआ को घर के उस दरवाजे के पीछे से कुछ अजीब तरह की आवाज़ आ रही थी। बुआ ने जब ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये आवाज़ें क्यों आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, तब उसने अपने ही पति को नग्न अवस्था में देखा। तब उसने अपनी ही भतीजी को अपने पति के साथ नग्न अवस्था में देखा, दोनों को शारीरिक संबंध बनाते हुए देखा। जब उन्होंने इसके बारे में बात करने की कोशिश की तो पता चलता है कि पिछले 15 साल से ये सब ऐसे ही चल रहा था और बुआ बिल्कुल अंधेरे में थी, उसको कोई जानकारी ही नहीं थी। आखिरकार बुआ अपने भाई के पास जाती है और जाकर कहती है कि किसी भी कीमत पर गुंजा की शादी करनी है और शादी के लिए तुम्हें लड़का ढूंढना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि बहन ने जब अपने भाई से ये पूरी कहानी सुनाई तो भाई को भी लगा कि हाँ, अब शायद बहुत पानी सर से ऊपर जा चुका है, और समाज में जब किसी को ये बात पता चलेगी तो इसमें
रिश्ते की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। लड़की गुंजा सिंह को पूरी तरह से तैयार किया जाता है कि वो विरोध ना करे, हालांकि वो शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन बार बार उसका जो फूफा था जीवन सिंह, वो एक बात कहता था कि अगर तुमने किसी से शादी की तो वो उससे जान से मरवा देगा। अब ऐसी स्थिति में गुंजा ने अपने फूफा को समझाया बुझाया। उसने कहा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई रास्ता खोज लेंगे। समाज के डर से, पिता के डर से आखिरकार गुंजा सिंह के लिए तैयार हो जाती है शादी के लिए। जब वो अपने पति के गले में वरमाला डाल रही थी, तभी उसने सौगंध खाई थी कि वो किसी भी कीमत पर अपने पति को मारेगी और उसके बाद वो फूफा के साथ रहेगी। आखिरकार वो भाग भी सकते थे, अब सब कुछ हो सकता था। गुंजा ने ये कहा भी था, लेकिन फूफा इस बात को लेकर तैयार नहीं था। वो चाहता था कि शादी ना हो, लेकिन वो ऐसे ही रहे। आखिरकार फूफा बार बार कहता था कि मैं इसको मार दूंगा। तब वो कहते हैं कि आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अब ऐसी स्थिति में शादी 11 तारीख को होती है और 11 तारीख होने के बाद एक एक दिन बीत रहा था। फूफा की अभी अपनी भतीजी से बातचीत नहीं हो पा रही थी। वो इस बात को लेकर बहुत तड़प रहा था, परेशान हो रहा था कि वो कैसे क्या कर रही होगी क्या नहीं। पता चलता है कि अगले 10 या 11 दिन तक उस घर में बहुत सारे मेहमान थे, आ रहे थे जा रहे थे। ऐसी स्थिति में गुंजा को अपने उस प्रेमी जो फूफा था, जो 60 साल का बुजुर्ग आदमी था, उससे बातचीत करने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। और इसी बीच में ये प्लान करते हैं, जब 20 मई 2025 के बाद में उनकी बातचीत नॉर्मल होना शुरू हो जाती है, तभी वो कहता है कि इनको मारना है और मारने के लिए पूरी प्लानिंग हो जाती है। प्लानिंग के लिए एक झारखंड की एक जगह लगती है, जिला लगता है गढ़वा। गढ़वा का ही एक कांडी एक जगह लगती है और कांडी की ही एक गांव लगता है थाने क्षेत्र का रामाबांध तुरवा। वहाँ के रहने वाले 2 लड़के होते हैं, एक का नाम जयशंकर चौबे होता है, एक का नाम मुकेश शर्मा होता है। उनकी व्यवस्था की जाती है, यानी कि ये शूटर होते हैं और जो जीवन सिंह होता है उनकी व्यवस्था करता है। लड़की से कहता है कि मुझे जितनी जल्दी हो सके अपने हस्बैंड का फ़ोटो दो, ताकि उसे मैं इन शूटरों को दे सकूं और ये जाकर तुम्हारे घर की पैरवी करेंगे। अब शूटरों ने पैरवी करना शुरू कर दिया, उसके गांव के आसपास इसे जुट जाते हैं, लग जाते हैं। बस वो बार बार एक ही बात कह रहे थे गुंजा से कि किसी भी तरह से तुम अपने पति को घर से बाहर भेजो, उसके बाद हम इसका काम तमाम कर देंगे। अब ये 22 जून 2025 की बात है। वो लड़की गुंजा सिंह कहती है अपने पति से, प्रियांशु से, कि प्रियांशु मेरा मिठाई खाने का बहुत मन कर रहा है, एक काम करो तुम बाजार चले जाओ, मिठाई लेकर आ जाओ। कुछ स्पेशल मिठाइयों का नाम भी बताया जाता है। अब यहाँ से प्रियांशु बाजार जाता है। जब बाजार जाता है तो उसे मिठाई मिल तो जाती है, लेकिन बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और शूटरों को ये हत्या करने का एक मौका नहीं मिल पाता, इसलिए वो उस दिन का प्रोग्राम तो फेल हो जाता है। लेकिन 23 तारीख को अचानक ये प्रियांशु अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे बनारस में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, मुझे वहाँ जाना है किसी काम से और मैं 24 को लौट कर वापस आ जाऊँगा। अब एक काम करना, तुम अपना ख्याल रखना, मैं घूम के आता हूँ। जब ये वाली बात आती है तो वो 23 को जाता है। 24 को जब वापस लौट कर आ रहा था तो पत्नी बार बार पूछ रही थी, आप कहाँ पहुँचे, आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो। इसी तरह से करते करते लगातार फ़ोन पर बातचीत चल रही थी और बातचीत होने के दौरान ही वो पल पल की लोकेशन भेज रही थी। जैसे ही वो नवीनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है तो शार्प शूटर जो होते हैं, गोली चलाने वाले, वो पहले से ही रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे, लेकिन वहां उन्हें मौका नहीं मिल पाता। उस रेलवे स्टेशन से जैसे निकलकर लगभग 3-4 किलोमीटर दूर आगे पहुंच जाते हैं तो लैम्बो खाप एक मोड़ पड़ता है। वहां एक बाइक ओवरटेक करती है और जाकर पूछा जाता है कि वो देवराज बीघा गांव जाना है, उसका आप एड्रेस बता सकते हो। और जैसे ही एड्रेस बताने के लिए प्रियांशु अपनी बाइक को रोकता है, एक के बाद एक 7 या 8 गोलियां चलती हैं और जैसे ही गोली चलती है उनका मकसद शार्प शूटर का सिर्फ और सिर्फ प्रियांशु उर्फ छोटू को मारना था। उसकी वो हत्या कर देते हैं, हत्या करके चले जाते हैं। लेकिन पुलिस ने जैसे ही इस गुंजा सिंह को हिरासत में लिया, पूरी कहानी सामने आ गई। गुंजा सिंह भी पकड़ी जाती है, साथ में दोनों शार्प शूटर भी पकड़े जाते हैं, लेकिन फूफा अभी फरार चल रहा है। जब हमने ये कहानी आपको सुनाई थी तब वो फूफा फरार थे। फूफा को पकड़ने के लिए पुलिस ने लगातार दबिशें दे रही थी और जो औरंगाबाद के जो एसपी होते हैं, एसएसपी ने एक एसआईटी टीम का गठन किया था और एसआईटी ने वाकई बड़ी खूबसूरती से जांच कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया। वाकई पूरी टीम को दिल से सैल्यूट है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जिस तरह से गुंजा सिंह ने अपनी फूफा के साथ, वो भी उससे उम्र में दोगुनी उम्र का आदमी था। जब वो 12 साल की थी तब उससे वो 27 साल का था, यानी कि उससे प्यार हो जाता है। ऐसे करते करते जब वो 27 साल की हो जाती है तब तक यानी कि 15 साल तक इनका प्यार चलता रहता है और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगती। इस घटनाक्रम से, इस कहानी से एक संदेश मिलता है, चाहे कोई कितना ही प्यारा क्यों ना हो, बेटी को कभी के दूसरे के घर पर नहीं छोड़ना चाहिए। बेटी को अपने ही घर पर रखना चाहिए, उसकी परवरिश करनी चाहिए और उसे उस पर नज़र रखनी चाहिए। क्योंकि समाज में बहुत सारे गिद्ध घूम रहे हैं, कोई फूफा के भेष में घूम रहा है तो कोई किसी के भेष में घूम रहा है। इसलिए बेटियों की सुरक्षा करना माँ बाप की सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है और उनको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।